चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन का जो रिवीजन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये है ओबेल तस्मान। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था ओबेल तस्मान। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता था? ऑस्ट्रेलिया। न्यू इंग्लैंड कहा जाता था उसको, न्यू साउथ वेल्स भी कहा जाता था और बोटानी भी उसको कहा जाता था। 3 गो नाम से जाना जाता था, न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी भी कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया का नाम कौन दिया? ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू फील्डर्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोजिन्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच पूछेगा कौन जल संधि है? तो टॉरेस जल संधि है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछेगा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो कोसियुसिको है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सोने की खान कौन कौन सी है? सही बोले, कार्ल गोल्डली और कुलगार्डी है। मेरिनो का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर जो लोग काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जेकारू। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के केंद्रों पर काम करने वाले को जेकारू कहा जाता है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। आगे है कि पूछेगा कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है कहाँ से कहाँ तक है? तो पर्थ से सिडनी तक है। मार्ले घाटी पूछेगा कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। विश्व का बॉक्साइट का उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और उत्सुप्त कूप पूछेगा कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है। और कारपेंट्रिया पूछेगा तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस किसको कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। द लैंड ऑफ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को। आपके पास आप भी मास्टर बन जाइएगा। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। न्यूजीलैंड। अच्छा, सब में ऑस्ट्रेलिया है। मास्टर साहब खानी करो तो एमू और कोकाबारा पक्षी पूछेगा तो न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया। एक में ऑस्ट्रेलिया है। लाफिंग जैकास कहाँ पाया जाता है? सॉरी, लाफिंग जैकास किस पक्षी को कहा जाता है? लाफिंग जैकास, हाँ, इसको बढ़िया नाम कोकबारा पक्षी को ही लाफिंग जैकास। प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है? प्लेटिपस तो चिड़िया की नाम है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोआला भी एक जंतु है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कि कुत्ता बिल्ली सबका आवाज का नकल कर लेता है, गाड़ी जाएगी तो नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीप अलग होते हैं किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के 2 टारस है। हाँ, कुक जल संधि के द्वारा। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो माउंट कुक। माओरी मूल निवासी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो हमिंग बर्ड। अच्छा, एमो। अच्छा। बुझाओ तरह। कीवी। अच्छा, कीवी तो वहाँ का फल है। कीवी यहाँ भारत में फल है, वहाँ के कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। कीवी जो पीछे उड़ता है वो क्या नाम है उसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। सही बात है। दूसरा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछेगा तो दूसरा है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति होगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। भारत का अपना अंटार्कटिक अभियान कब शुरू हुआ था? कब बनाया था वहाँ? अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में। भारत का पहला जो अंटार्कटिका अभियान था 81-82 में, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा। आदमी बताओ, आदमी। आदमी हुई कौन था? डॉक्टर शहीद जहूर कासिम। पहला शोध केंद्र स्थापित किया गया था किस नाम से? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा भारती।
तीसरा भारती था, दूसरा था मैत्री मैत्री। और तीसरा भारती था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा तो 8848 8,848 सही बोले हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत चोंगलंगमा सही बोले हैं कोमोलंगमा, चोंगोलंगमा नहीं, कोमोलंगमा। और नेपाल में कौन कहा जाता है? सागर माथा। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसके द्वारा चढ़ाई किया गया? सही बोले हैं, एमंड हिलरी और तेंजिंग नोरगे। समय भी बता दीजिए कब किया था? 1953 में। हाँ, 2 बार चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति? संतोष दादा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति पूरा विश्व में 2 बार। पहला कौन है? नोआंग गोबू। प्रथम अमेरिकी कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था? ये है आपको जिम व्हिटकर। पहली महिला पूछेगा तो बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल तो भारत के हो गए। अच्छा। पूरा विश्व में है आपको जुको तबई। जुंको तबई ये कहाँ की थी? न्यूजीलैंड की थी, अमेरिका के। अच्छा बोल बजाओ तरह ये मास्टर बनबो। जापान के जुंको तबई जापान। अब प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो बचेंद्री पाल। समय बताओ कब चढ़ा रहा है? ये बचेंद्री पाल चढ़ी थी 1984 में। अब बिना ऑक्सीजन के चढ़ कौन गया था? ये है फूदोरगी। और सर्वाधिक बार कौन चढ़ा था? ये है कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले। सबसे कम उम्र में बताओ चढ़ने वाली? माल्था पुरला। सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली पुरुष? चढ़ने वाला पुरुष। हाँ, चढ़ने वाला सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला पुरुष है आपको जॉर्डन रोमेरो। और सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला हो जाएगी मालवेत पूर्णा। और सबसे कम उम्र में जो चढ़ा था 2010 में। और सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला कब चढ़ी थी? महिला कब चढ़ी थी? 2014 में। अच्छा, वही माल्था पूर्णा जो। हाँ, वही। सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला भारतीय पूछेगा तो माल्था पूर्णा में होगा। सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला, सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला भारतीय थे राघव जुनेजा, 15 वर्ष। इनका घर द्वार कहाँ है राघव जुनेजा का? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पहला विकलांग व्यक्ति जो चढ़ा था टॉम वाइटेकर। अब हम लोग हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? गुलाम वंश 1206। संस्थापक कौन था गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन का राज अभिषेक पूछेगा कब हुआ था? 1206 में। 1206 में, 24 जून 1206 में। और राजधानी पूछेगा कहाँ था? इसका लाहौर था। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा लाल बक्स कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। बताइए, इसी का आके यहाँ तोड़ फाड़ दिया, इसी के नाम पर बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु कब हो गई? चौगान खेलते समय हो गया था। चौगान खेलते समय, बिल्कुल सही बोले। 1210 में। 1236 में इल्तुतमिश मरा था। इनको दफनाया कहाँ गया था? इसको लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हो गया? ऐबक का हो गया ये है बहराम शाह। हाँ, आराम सा आराम से आया था, बहिर नहीं था। आराम सा की हत्या कौन कर दिया? इल्तुतमिश किया। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया 1211 में। इल्तुतमिश कहाँ का निवासी था? तुर्किस्तान। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश कब मर गया? मर गया शायद 1236 में। चलिए, आज का खत्म हो गया। कल हम लोग टॉपिक 7 ज्योग्राफी में जलमंडल रिवीजन करके आइएगा। जलमंडल का शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर। आज करंट अफेयर है 16 दिसंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक। तो पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण जिसका नाम है सूर्य किरण हुआ है? नेपाल। भारत और नेपाल। बोंगो सागर बांग्लादेश। सिलीनेक्स श्रीलंका। एफ इंडेक्स थाईलैंड है का? भारत और अफ्रीकी देश। आगे है कि किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया गया था? असम। लाडली लक्ष्मी योजना?
लाडली लक्ष्मी तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अम्मा एवं बहनी योजना अम्मा एवं बहिनी मध्य प्रदेश। सिक्किम। छत्तीसगढ़। 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 अम्मा बहनी योजना छत्तीसगढ़। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। ईरान, सही बोले हैं। तंदूर लाल चने का जीआई टैग किसके पास है? तेलंगाना। तेलंगाना के पास है। इसरो ने कहाँ पे 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफर परीक्षण किया है? तो केरल हो जाएगा। मिथिला मैखाना के जीआई टैग किसके पास है? मिथिला मैखाना तो बिहार के होगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार हो जाएगा। अच्छा। गमोचा का? गमोचा नहीं। असम। अच्छा। लंगड़ा आम? लंगड़ा आम तो यूपी का हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूचना के अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत बनेगा। अगला है कि गमोचा का जीआई टैग अभी आ गया असम में। असम हो जाएगा। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है न्यूयॉर्क। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है न्यूयॉर्क। औपचारिक रूप से यूरोपियन संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किसके द्वारा किया गया है? तो कोसोवो। अभी तत्काल नाटो का सदस्य कौन सा देश बना है? तत्काल में हाँ, पहले 30 गो था, 31 गो। फिनलैंड। FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, ये जगह बता दीजिए। उड़ीसा तो आइए गया है। FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी किसके पास था? टाटा स्टील के पास था। आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। कौन देश जीता था? ये जीता था जर्मनी। उप विजेता था भारत। बेल्जियम। वो तब क्वालिफायर राउंड में ही छट गया था। तो तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा। अब बांग्लादेश जीता है। इसका आयोजन बताइए कहाँ हुआ था? नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का भारत में हुआ। किसने पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। मुंबई से सीधे सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ज्योतिराज वही सिंधिया के द्वारा किया गया है। रक्तसे कार्पे खुबानी का जीआई टैग किसको दिया गया है? लद्दाख का है। अब पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय। कब दिया गया था? 2004 में। जीआई टैग अधिनियम कब आया था? 1999 में। आगे कि लोकसभा ने किस राज्य के, आप बता दीजिए कि हटी समुदाय किस राज्य में का है? हटी समुदाय जिसको एसटी में डाला गया है, हिमाचल प्रदेश का है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2022 मतलब वर्ल्ड चैंपियन के रूप में किसको किसको चुना है? ईगा स्विटेक और राफेल नडाल को चुना। 19 दिसंबर को किसका दिवस मनाया जाता है? 19 दिसंबर। हाँ, कौन सा दिवस बताइए? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्त कब हुआ था? 1961 में। पुर्तगालियों को पटक के मार के भगा दिए थे। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? सरगम कौशल। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? जम्मू कश्मीर का है। इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। किस राज्य के खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किया गया है? खानाबदोश ये है कर्नाटक। ये तो आपको बताने पड़ेगा भाई। राजविंदर सिंह भट्ट किस राज्य के डीजीपी नियुक्त हुए हैं? भट्टी थे बिहार का। राजविंदर सिंह पूरा नाम है, याद रख लिएगा। सब कोई बोलता है RS भट्टी ऐसे बोलता है RS भट्टी, लेकिन उनका पूरा नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। बिहार में हुए हैं। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तमिलनाडु। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी शुरू किया है। अब कौन ऐसा जिला है जिसका हर एक पंचायत में लाइब्रेरी खोला गया है? राज्य बताओ कौन से राज्य में है ये? पहले झारखंड जामतारा। पेटा ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? पेटा किसका है? सोनाक्षी सिन्हा को चुना है।
अब मोडेरा जो कि सूर्य, मोढेरा। हाँ, 24 घंटा सूर्य से सब मतलब एथी करने वाला पहला गांव हो गया, किस राज्य में है? मोढेरा तो आपको ये गुजरात में है। गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य बाबा मंदिर भी है। आगे है कि किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशन कप जीता है? कौन है? भारत। भारत। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसने गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, लियोनेल मेसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं अभी लियोनेल मेसी, उन्हीं को दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन तो सबको मालूम है कतर में हो जाएगा। लियोनेल मेसी बताइए कहाँ, किस देश के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना का। आज तक जीतवे नहीं किया। ना जीता था, पहले जीता था। अर्जेंटीना आज तक वर्ल्ड कप जीतवे नहीं किया था। अच्छा, उप विजेता कौन था? फ्रांस था। और उसका शुभंकर लाइव। अब बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप में भारत का एकमात्र मतलब कंपनी कौन था जिसको उसमें मतलब पार्टनरशिप में रखा गया था? बायजूस। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? पुदुचेरी। अब कौन ऐसा राज्य है जहां निगेटिव में मतलब नागालैंड है। हॉर्नबिल नागालैंड। ये बता दें, नागालैंड में हॉर्नबिल कौन महीना में मनाया जाता है? पर्व है वो, मतलब कब मनाया? दिसंबर में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पे देश की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है एस्केप टनल खोला है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अब भारत का सबसे लंबा अगर ट्रेन पूछेगा तो कौन है? लंबा ट्रेन? हाँ, लंबा ट्रेन कौन है? सुपर बासुकी, 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर होगा। मालगाड़ी है का? हाँ, मालगाड़ी है, 3.5 किलोमीटर का है। प्लेटफॉर्म तो नहीं करेगा। दोनों बगल हेलका निकल जाए। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन हो गया है? वो है कर्नाटक में है, सिद्धरूदा स्वामी। ये तो ऐसा लगता है कि मंदिर का नाम है, सिद्धरूदा स्वामी। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में? सेला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है सेला दर्रा सुरंग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहली अश्वेत अध्यक्ष किसको चुना गया है? क्लॉडिन गे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष बनी है क्लॉडिन गे। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? INS बागीर। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? मतलब उसका नाम मान लीजिए लिया गया P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, लेकिन उसको नाम मतलब भारतीय सेना के द्वारा मतलब क्या रखा गया है? INS मुर्मुगांव। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? फ्रांस। फुटबॉलर करीम बेंजेमा कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। आज का हम लोग का करंट अफेयर खत्म हो गया। कल हम लोग देखते हैं 21 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक लुसेंट का इकोनॉमिक्स में गरीबी जो कि टॉपिक 7 है। तो गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत जरूरतें जैसे भोजन, वस्त्र और अन्य आवास की उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उसको हम लोग गरीब कहते हैं। तो भारत में तो ऐसा आदमी कितना है जगह मतलब मिलवे नहीं करता है भोजन, वस्त्र और आवास। सुबह में खाएगा तो शाम में पता नहीं चलेगा कि खाएगा कि ना खाएगा। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता है तब उसको गरीबी की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1900 ईस्वी में मिलता है। तो पहली बार अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? तो 1990 में आया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्था है, यानी जब न्यूनतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस स्थिति को हम लोग गरीबी कहते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। सही बात है। यहाँ एक आदमी के पास अरबों खरबों रुपया है और किसी के पास भाई सुबह में खाने का शाम में खाने का पैसा नहीं है। उसका पैसा मान लीजिए सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाएगा तो सब आदमी खा लेगा पी लेगा, वो भी खाएगा पिएगा ये भी खाएगा। वो मान लीजिए उसका उतना पैसा है तो रह के क्या करेगा? किसी को खाने के लिए मिलता नहीं है। और संवैधानिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। सापेक्ष गरीबी देखते हैं तो सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है। प्रायः इसे मापने की 2 विधियां हैं, एक है लॉरेंज वक्र, एक है गिनी गुणांक।
तो सापेक्ष गरीबी के नापने के लिए कई गो विधि है? 2 गो, लॉरेंज वक्र और है गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र देखते हैं, लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवारों को संचयी परसेंट में और वाई अक्ष पर कुल आय के संचयी परसेंट लेते हैं। तो एक्स वाला पे हम लोग लेंगे किसको? परिवार को, और वाई पे किसको लेंगे? आय, कितना आय है उसको लेंगे, और बीच में वैसे रेखा खींच देंगे। कुल आय की संचित परसेंट में लेते हैं। लॉरेंज वक्र 0 से होकर 100 पर समाप्त होती है। तो 500 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा कि लॉरेंज वक्र जो होती है कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है? 0 से 100 के बीच में रहता है। लॉरेंज वक्र कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से 100 के बीच में। यदि समाज के लोगों की आय सामान्य रूप से वितरित हो यानी x% के पास x% ही हो, तो उन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा x अक्ष के समान 45 का कोण बनाएगी। मतलब सब किसी का समान आय रहेगा तो दम ऐसे तिरछे 45 का कोण दम बीच में से निकलेगा, 45 का कोण बनाते हुए चल जाएगा। वो भी ऐसी रेखा है, आगे सब समझाया। लॉरेंज वक्र पूर्ण समानता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी, पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकती है, और बढ़ती हुई उत्तल फनल होगी। लॉरेंज पूछता है कि ना ऊपर उठ सकती है, ना नीचे हो सकती है, और ना बढ़ती हुई वो क्या करती है? फलन होगी। लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समानता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। तो मतलब जो सीधी लाइन है उसमें लॉरेंज जो वक्र है जितना उसके नजदीक रहेगा उतने समानता है, जितने दूर जाएगा उतने असमानता। ना ऐसा टेढ़ा हो गया तो मान लीजिए उसमें आय में बहुत समानता, ऐसे सीधे गया है तो समानता सही है। अब देखते हैं गिनी गुणांक। तो बहुत बार पूछेगा कि गिनी गुणांक का मात्रक क्या होता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो जी से किया जाता है। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता के माप की सबसे प्रचलित विधि है। तो लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समानता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समानता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। तो जी बराबर होता है छायांकित क्षेत्र ए बटा पूर्ण समानता रेखा ओबी के नीचे कुल क्षेत्रफल, वही लॉरेंज वक्र जो है उसके नीचे जितना भी क्षेत्रफल घेरा है उससे भाग दे दीजिएगा तो गिनी गुणांक आ जाएगा। गिनी गुणांक यदि 100 से गुना करते तो हमें गिनी सूचकांक प्राप्त होता है। तो पूछेगा कि गिनी गुणांक को गिनी सूचकांक में बदलने के लिए कितना से गुना? 100 से। गिनी गुणांक को गिनी सूचकांक में बदलने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा 100 से। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता के माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुछ नेट्स विषमता वक्र में नहीं मापा जाता है। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज एवं गिनी गुणांक को 1912 में कॉनरेडो गिनी ने विकसित किया है। तो लॉरेंज वक्र को कब विकसित किया गया है? 1905 में। लॉरेंज वक्र को विकसित किया गया है 1905 में। गिनी गुणांक को कब किया गया है? 1912 में। लॉरेंज वक्र को किया गया है 1905 में, गिनी गुणांक को विकसित किया गया था 1912 में। लॉरेंज वक्र को किसके द्वारा विकसित किया गया है? मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा। गिनी गुणांक को किसके द्वारा था? कॉनरेडो गिनी, जो कि इटली के थे। चलिए फॉर्मूला आगे हम लोग देख लेते हैं। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। तो एक मापदंड बनाया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि कितने लोग इसके नीचे हैं, उसको हम लोग गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। यानी निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग आय को निर्धनता रेखा कहते हैं। जितना भी न्यूनतम उपभोग आय है, मतलब खाने पीने के लिए जितना भी हमको न्यूनतम जरूरी है, उससे नीचे अगर कोई है तो हम लोग गरीब कहेंगे। यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरी आय का स्तर है। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर में कम व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। इतना बार गरीब पढ़ लिया तो लग रहा है कि सबसे दुनिया में गरीब हम ही हैं। यह न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण या प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यह एक देश से दूसरे देश के अलग अलग हो सकते हैं। निर्धनता के माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक आर बायड ने 1945 ईस्वी में किया था। तो निर्धनता के माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो
आर बायड के द्वारा 1945 में। उस समय किसके महानिदेशक थे? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के थे। भारत में निर्धारणता हम लोग देखते हैं, तो भारत में निर्धारणता के माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत भयंकर क्वेश्चन आ गया भाई साहब। तो भारत में पूछेगा कि निर्धारणता के माप किसके द्वारा किया जाता है? तो निरपेक्ष प्रतिमान के प्रयोग से। भारत में निर्धारणता के माप किया जाता है निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग से। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषित स्वीकार की, जिसने आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। तो भारत में भी आहार संबंधी जरूरत के आधार पर गरीबी रेखा को बांटा गया है। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धारणता रेखा का नीचे माना जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन अगर 2400 कैलोरी उसको नहीं मिलता है तो गरीब है, और 2400 कैलोरी से ऊपर मान लीजिए मिलता है तो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में भाई 2100, मतलब गांव का लोग ज्यादा खाता है, गांव का लोग ज्यादा खाता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रहता है। प्राप्त करने में असमर्थ है उसको हम लोग गरीब कहेंगे। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धारणता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी के माप के साथ अनेक अर्थशास्त्री का नाम जुड़े हैं, जिसमें प्रमुख है दांडेटकर तथा रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रवणवर्धन, IJ अहुलिया, SP गुप्ता, तेंदुलकर, C रंगराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं। वर्तमान में भारत में निर्धारणता रेखा या गरीबी का निर्धारण नीति आयोग करती है। तो पूछेगा कि वर्तमान में भारत में निर्धारणता रेखा और गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग। वर्तमान में भारत में निर्धारणता रेखा और गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणता रेखा 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2011 की कीमत पर यह सबसे निर्धन देशों की राष्ट्रीय निर्धारणता रेखाओं के औसत निकाल कर प्राप्त की गई। विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति जो 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम जीवन यापन कर रहा है वह अति निर्धनता का सामना कर रहा है। तो जिसका भी आय 1.90 मतलब प्रतिदिन इससे कम अगर वो मान लीजिए जीवन यापन अपना कर रहा है 1.90 मान लीजिए अभी मान लीजिए 80 के आसपास है तो 80 दुना 160 मान लीजिए 150 रुपया से कम अपने जीवन पर रोज खर्चा कर रहा है तो किसमें आ जाएगा? निर्धनता के। तो अति निर्धन है, मतलब हम लोग तो रोज अपना ऊपर 150 रुपया खर्चा नहीं करते, हम लोग अति निर्धन है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में दिए गए वर्ष में आधिकारिक निर्धारणता रेखा अन्य राज्यों की तुलना में कुछ अन्य राज्यों से अधिक है, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। भारत में गरीबी निर्धारणता का इतिहास देख लेते हैं। तो पहला है दादा भाई नौरोजी, तो इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया गया था। तो पूछेगा कि भारत में पहली बार गरीबी का मापन किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी। गरीबी का मापन के बारे में सबसे पहले उनके किस किताब में दिया गया है? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नीलकांत दांडेटकर और BM रथ के फॉर्मूले। नीलकांत दांडेटकर और BM रथ के फॉर्मूले बहुत बार पूछ देता है कि ये जो आदमी है इनका जो फॉर्मूला दिया गया है किसके बारे में बताता है? तो हम मान लीजिएगा गरीबी निर्धारण के बारे में बताता है। नीलकांत दांडेटकर और BM रथ के फॉर्मूले किसके बारे में बताएगा? गरीबी के निर्धारण के बारे में। इनके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1971 में। मतलब उससे पहले गरीबी के बारे में नहीं सोचा था, 1971 में निर्धारण किया गया था। अब पहली बार पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद गरीबी का जो निर्धारण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो नीलकांत दांडेटकर और BM रथ के द्वारा किया गया था, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे जिसको हम लोग NSS के उपभोग खर्च के आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया। इसके अनुसार उस व्यक्ति ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए वो गरीब माना गया जो प्रतिदिन औसतन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। अगर 2250 कैलोरी से कम अगर कोई भोजन प्राप्त करता है तो वह गरीब है। यह आंकड़े वर्ष 1960-61 पर आधारित थी। अब आता है
बाई के अलग समिति, ये भी पूछ सकता है कि बाई के अलग समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी निर्धारण से। बाई के अलग समिति संबंधित है गरीबी निर्धारण से। बाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया। तो पूछेगा कि बाई के अलग समिति का गठन कब किया गया? 1979। बाई के अलग समिति का गठन 1979 में। इस समिति ने डांडेडकर और रथ फार्मूले के आधार पर वर्ष बदलकर 1973-74 ईस्वी कर दिया और पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। तो शहरी में कितना हो जाएगा? 2100 कैलोरी से कम अगर किसी को मिलता है तो गरीब है, और गांव में पूछेगा कितना से कम मिलता है, 2400 कैलोरी से मिलता है तो वो गरीब है। अब देखते हैं लकड़वाड़ा समिति। तो बहुत बार पूछा है कि लकड़वाड़ा समिति किससे संबंधित है, तो ये भी गरीबी निर्धारण से। योजना आयोग के देश में निर्धारणता के माप के लिए 1989 में प्रो डीटी लकड़वाड़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तब पूछेगा कि लकड़वाड़ा समिति का गठन कब किया गया था? 1989 में, 10 साल के बाद। और बाई के अलग समिति का गठन 1979। अब पहली बार भारत में पूछेगा कि 1971 में गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो नीलकांत डांडेडकर और बीएम रथ के द्वारा। आगे है लकड़वाड़ा समिति के बारे में देख लेते हैं। लकड़वाड़ा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो लकड़वाड़ा समिति बना था 1989 में, लेकिन रिपोर्ट दिया 1993 में, 4 साल के बाद। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धारणता रेखा का निर्धारण किया गया, यानी प्रत्येक राज्य की निर्धारणता रेखा भिन्न भिन्न है। इस प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखाएं जो शुरू में 28 थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों शहरी निर्धारणता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की है, जो इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारणता रेखा पूछेगा। इस समिति ने कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारणता को अगर मापना है तो उसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रयोग किया जाएगा। और शहरी क्षेत्र में निर्धारणता रेखा है, इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, गांव में रहेगा तो कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और शहरी क्षेत्र में निर्धारणता मापा जाएगा तो औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और शहरी भिन्न कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धारणता रेखा नहीं रही, बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धारणता रेखा हुई, जिसमें एक राष्ट्रीय निर्धारणता रेखा का निर्धारण किया गया। रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ लेंगे सूरज तेंदुलकर समिति, आगे सी रंगराजन समिति, सबको कल देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान में मानव शरीर में जल की मात्रा पूछेगा तो 60 से 70 सही जा रहे हैं, 80% रहता है। मनुष्य के सामान्य तापक्रम लगभग सेल्सियस में पूछेगा तो 37, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6। मानव शरीर में आहार यानी भोजन का मुख्य कहाँ पचता है? छोटी आंत में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करेगा? साग सब्जी, हरी साग सब्जी। पालक खा खा के भाई लोहा बना लेगा, शरीर को स्टील बना लेगा भाई साहब, दम मार के दीवार तोड़ेगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो पूछेगा तो होगा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, अच्छा ऑक्सीजन, कार्बन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक? कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बोले। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख से। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो आंतरिक शरीर के अंदर अग्नाशय, यकृत, लीवर। मानव मस्तिष्क का वजन पूछेगा तो 1350 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो कोशिका यह है आपको तंत्रिका तंत्र की, अच्छा तंत्रिका तंत्र कोशिका। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो पिट्यूटरी, सही बोले। शरीर में मास्टर ग्रंथि, सही बोले पिट्यूटरी। आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? उरोस्थि कपाल में, जांघ में। अच्छा उरोस्थि जांघ में। हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेंगे? 72 बार, 16 से 18। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाएगी? टांग में। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है
यकृत। यकृत जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा देगा? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट सही बोला है, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलता है? वसा। वसा से मिलता है। मानव रक्त का पीएच मान पूछ लेगा तो? 7.4। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति कितना होता है? मानव शरीर का गति, हृदय गति 72 बार। 72 बार। सर्वदाता रुधिर पूछेगा तो? सर्वदाता ये ओ नेगेटिव। सर्वग्राही पूछेगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक आगे है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसको दिया जा सकता है? सभी को दिया जा सकता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? रक्तचाप। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? धमनी के द्वारा। कौन सा ग्रंथि बताइए? ग्रंथि है ग्लैंड है। तो बताओ कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। यही होता है, तो जब हार्ट बीट बढ़ता है तो एकदम डर लगेगा, तो यही एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। हार्ट बीट बढ़ेगा, खून का जो स्पीड है बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? इंसुलिन, डायबिटीज। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा तो? क्रोमोसोम 46 गो। मानव मूत्र का पीएच मान? 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम सेल्सियस में तो बताइए दे। इंसुलिन स्रावित कहाँ से होगा? इंसुलिन स्रावित होगा अग्नाशय से, पैंक्रियास से। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में खत्म कहाँ हो जाएगा? क्लिया स्प्लीन में। एक व्यस्त मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा पूछेगा तो? 5 से 6 लीटर। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप पूछेगा तो 120/80। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? प्रोटीन सही बोला है, फाइब्रिनोजेन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन में? तो लोहा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा सौर मंडल। तो सबसे बड़ा बृहस्पति और भारी ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। पृथ्वी सबसे निकट ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह? पृथ्वी और सूर्य दोनों से सबसे दूर वरुण। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह? शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह? वरुण। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह? बृहस्पति। लेकिन फिर शनि हो गया। बृहस्पति हो गया। अच्छा, पछाड़ा था बीच में, लेकिन फिर इसको पछाड़ा। बिना उपग्रह वाला ग्रह? बुध और शुक्र। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। नीला ग्रह? पृथ्वी को। पीला ग्रह? शनि को। पीला ग्रह बृहस्पति को। पीला, वही ना, इसीलिए तो उस दिन पियर पहिर के पियर की फराक वाली सब लोग हो जाता है। हरा ग्रह? हरा तो मिथेन जिस पर होता है अरुण। भोर तथा सांझ का तारा? शुक्र को। पृथ्वी के बहिन जुड़वा ग्रह? शुक्र को। चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान दिन में कितना हो जाता है? दिन में तो बहुत हो जाता है। 100 डिग्री। तो बहुत हो जाता है तो कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और रात में कितना हो जाता है? -180। और सूर्य का व्यास पूछेगा तो? व्यास 6000। व्यास 13,92,000। सूर्य का व्यास 13,92,000। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? बृहस्पति का है। गैनीमेड। बृहस्पति का है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह? टाइटैनिक। भाई साहब बिल्कुल गलत है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, मंगल का उपग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटन हो जाएगा। बलय युक्त ग्रह? कई गो बलय है? 7 सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? बुध हो जाएगा। कितना दिन में? 88 दिन। सबसे अधिक समय पर सूर्य का चक्कर लगाने वाला? वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला? पृथ्वी के शुक्र होगा। दुग होता है शुक्र और अरुण अगला होता है, दोनों उल्टा घूमता है भाई साहब। सर्वाधिक चमकीला तारा? साइरस, जिसको डॉग स्टार कहता है, कुत्ता वाला तारा। सौर दिवस की अवधि कितना देर की होती है? एक सौर दिवस 24 घंटा। सूर्य के केंद्र का तापमान पूछेगा तो? 6000 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल गलत है। सूर्य के केंद्र का तापमान, सतह का नहीं। अच्छा, उसका तो होगा बहुत ही 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लोहा।
क्या सतह का होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर लगने में 1.3 सेकंड। हाइड्रोजन के प्रमुख संगठक कौन है? हाइड्रोजन हीलियम सही है। अच्छा सॉरी, सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना परसेंट? 74%। लगभग ही रहता है 25%, 1% में सब बाकी रहता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तो बताइए दीजिएगा। अब पृथ्वी का भूरेखीय व्यास कितना होता है? 12,756। सही बोले 12,756। और ध्रुवीय व्यास 12,714। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में पृथ्वी 42 है, वैसे 43 के आसपास होता है। पृथ्वी का अपने ध्रुव पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन किधर से किधर है? पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व। दो को घूमता है पूरब से पश्चिम, शुक्र और आकाशगंगा की आकृति पूछेगा तो स्पाइरल। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आपको लाखों में 110 गुना। 109 या 10 गुना देता है। सूर्य का सबसे चमकीला सतह पूछेगा तो प्रकाश मंडल हो जाएगा। सूर्य का 72 परत को हम लोग कहते हैं कोरोना किरीट कहते हैं। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या 89। हाँ। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, किसको कहते हैं विस्फोटी तारा? अभिनव तारा को। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? जो उल्टा घूमेगा वो करे पर अरुण और शुक्र। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। कल हमरा को एगो समझा रहा था कि जानते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ना वो चंद्रमा पे, आपको मालूम है? बीएड पास पहले है। कल गंगा किनारे बैठे थे तो हमरा समझा रहा था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हम बोले कि हमरा मालूम नहीं है। अभी आप बताया तो हमरा मालूम चला है। चंद्रमा है। पृथ्वी तथा सूर्य का निकटतम तारा पूछेगा तो साइरस होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा पृथ्वी का तो सूर्य होगा। सूर्य के निकटतम तारा साइरस प्रेक्सिमा सेंचुरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना देर में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाएगा? 27.3 दिन। शनि सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितना देर में लगाता है? 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष में। शनि जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा 29 वर्ष में। निकट तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सबसे निकट तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचेगा? 4.2 वर्ष में। 4.2 वर्ष। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है? पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 गो ही हो गया। बृहस्पति शनि अरुण 4 गो बाह्य और आंतरिक ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। पता है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरियस। हेली पुछल तारा कितना दिन में दिखाई देता है? अगला बार कब दिखाई देगा? 62 में। उस दिन तक जिंदा रहोगे? अभी 40-42 साल, मतलब 40 साल है मोटा मोटी। 70 साल है जिंदा रहो तो। चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य घुस जाता है। बिल्कुल गलत है। रुके चंद्र ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य और क्या तो पूछ रहे पहले ही बता। चंद्र ग्रहण तो वही मत बतावा। ट्रेन खुल जाएगी। सूर्य वहीं रहता है, पृथ्वी और चंद्रमा अपना घूमते रहता है। जब पृथ्वी मान लीजिए घुस जाएगा बीच में तो चंद्र ग्रहण, सूर्य का किरण उस पर नहीं पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्रमा जब बीच में घुसेगा तब सूर्य ग्रहण। पृथ्वी जब बीच में घुसेगा तो चंद्र ग्रहण। तारे का रंग सूचक होता है किसका? उसके ताप का। रहने दिया जाए, कल फिर मिलते हैं, पर्यावरण से इसको देखें।